अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज के इस लेक्चर के अंदर फ़िज़िक्स क्लास 10th न्यू बुक, इसका चैप्टर नंबर 12 है, नेम है वेव्स। टॉपिक इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे 12.4। नेम है इसका प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने डिटेल में स्टडी कर लिया वेव्स के बारे में, और फिर वेव की डिफरेंट टाइप्स भी स्टडी कर ली थी। आज हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ देखनी है वेव्स की। वन ऑफ द मोस्ट fascinating aspects of wave is how they behave when they encounter obstacles or pass from one medium to another। आज हम लोगों ने देखना है कि वेव जो है उनका बिहेवियर क्या होगा जब वो किसी ऑब्स्टेकल के साथ टकराएंगी। ऑब्स्टेकल से मुराद होता है रुकावट, या वो एक मीडियम से पास होके किसी और मीडियम में अगर जाती हैं तो उनका बिहेवियर क्या होगा, ये हम लोगों ने स्टडी करना है। दीज बिहेवियर्स जब वो टकराएंगी या पास करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के, तो उनके ये बिहेवियर हमें शो होते हैं, जिनमें होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डाईफ्रैक्शन, जो कि हम लोग क्लियरली चेक कर सकते हैं रिपल टैंक के थ्रू, या शैलो ग्लास कंटेनर फिल्ड विद वाटर, या ऑफन यूज्ड क्लासरूम को यूज़ करते हुए हम लोग स्टडी करेंगे वेव की मोशंस के ऊपर। अब ये सारी की सारी डिस्कशंस आगे टॉपिक्स के अंदर होंगी। तो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। अब रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? देखें, वेव जो है जब प्रोड्यूस होती है तो वेव मूव करती है फॉरवर्ड। अब वेव अगर फॉरवर्ड मूव कर रही है, उसके आगे आप एक ऑब्स्टैकल रख दें, तो वेव जो है उस ऑब्स्टैकल के साथ टकरा कर वापस मुड़ जाएगी। इसे ही बेसिकली कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। अब इसे डिटेल में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर देखें, एक सेटअप है रिपल टैंक। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने वेव मोशन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जिसमें रिपल टैंक को स्टडी किया था। बेसिकली इसमें एक रेक्टेंगुलर शैलो ट्रे होती है जिसमें वाटर मौजूद होता है, और यहाँ पर एक बार होता है लकड़ी का पीस, और उस पर एक वाइब्रेटर मौजूद होता है। जब वाइब्रेटर को मोटर के ज़रिए हम ऑन करते हैं तो वाइब्रेटर वाइब्रेट करना शुरू करता है, और उसके रिज़ल्ट में जो ये बार है लकड़ी का, ये भी वाइब्रेट करेगा। इसकी वाइब्रेशन की वजह से इसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगी, इस वाटर के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अब वेव्स तो हम लोगों ने प्रोड्यूस करवा ली हैं। अब हम चाहते हैं कि रिफ्लेक्शन देखना। रिफ्लेक्शन किस तरीके से हम लोग देखेंगे? अब इसके अंदर हम लोग एक ऑब्स्टेकल रखेंगे। देखें, यहाँ पे ये जो वाइट कलर का पीस नज़र आ रहा है, ये बेसिकली ये ऑब्स्टेकल है, रुकावट है। ठीक है। अब जब वेव इसके साथ टकराएगी तो टकरा कर वेव जो है वो वापस इसी मीडियम में आ जाएगी। तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। अब इसे ज़्यादा अच्छे तरीके से डिटेल में उसने इस फिगर में हाईलाइट किया है। देखें, ये जो ऑब्स्टेकल है वाइट कलर का, ये उसने इस तरीके से कुछ एंगल पर प्लेस कर दिया, टेढ़ा रख दिया। और जो ये वेव्स हैं, वेव्स के अंदर क्रस्ट होते हैं और ट्रफ होते हैं। अब ये जिसने हाईलाइट्स किए ये वाले, ये सारे के सारे क्रस्ट हैं, और ये जो खाली एम्प्टी स्पेसेस हैं ये सारे ट्रफ हैं। अब देखें, तो जो वेव्स हैं इस तरीके से आगे मूव कर रही हैं, जैसे यहाँ पे आगे मूव कर रही हैं। मूव जब करेंगी तो इसके आगे जो ऑब्स्टेकल होगा उसके साथ टकराएंगी। तो यहाँ पर ये जो वेव है इस तरीके से जा रही हैं, इन्हें हम कहते हैं इंसिडेंट वाटर वेव्स। इंसिडेंट से मुराद होता है वो वाली जो वेव्स जो कि जाकर टकराएंगी। अब टकराने के बाद क्या करेंगी वेव्स? वेव्स रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। किस तरीके से? देखें, ये ब्लू कलर में जो वेव्स है ये इंसिडेंट वेव्स हैं। जब ये इस ऑब्स्टेकल के साथ टकराएंगी तो फिर पहले इस तरीके से मूव कर रही थी, अब वो रिफ्लेक्ट कर गई, तो इस तरीके से ये डाउनवर्ड मूव करना इन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन ये तमाम का तमाम वाटर ही था, तो वाटर जो है वो एक ही मीडियम है। तो यहाँ से आई, टकराई, और इस तरीके से ये नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट कर गई हैं।
तो जो वेव्स रिफ्लेक्ट कर जाएंगी उन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड वाटर वेव्स। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक फिनोमेना है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का। देखें, एक मीडियम से आ रही हैं, वाटर से ये आ रही हैं, और दूसरा जो मीडियम था ये वाला जो सॉलिड है इसके साथ टकराई, टकराने के बाद ये उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर गई। तो इस होल प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। एक ही मीडियम से आना और टकरा कर उसी मीडियम में वापस चले जाना, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। अब यहां से देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करें, हाउ रिफ्लेक्शन अकर्स। अब देखें, मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्शन किस तरीके से अकर हो रही है। इस तरीके से वेव्स जा रही हैं, उसके आगे हम लोगों ने ऑब्स्टेकल रख दिया, जब वो उसके साथ टकराएगा, स्ट्राइक करेगा, तो वहां पर रिफ्लेक्शन अकर होगी। इसका आंसर यहां से यहां तक लिखेंगे आप, रिफ्लेक्शन अकर व्हेन वेव स्ट्राइक अ सरफेस एंड बाउंस बैक, और बाउंस बैक कर जाएंगी इनटू द सेम मीडियम। ठीक है, दिस बिहेवियर कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड यूजिंग अ रिपल टैंक, जैसे मैंने आप लोगों को यह समझाया फिगर के थ्रू। इन दिस सेटअप व्हेन स्ट्रेट वाटर वेव जनरेटेड बाय अ वाइब्रेटिंग बार मूव अक्रॉस द टैंक, इस वाइब्रेटर के थ्रू जब जो वाटर वेव्स हैं प्रोड्यूस होंगी तो वो क्या करेंगी, स्ट्राइक करेंगी इस बैरियर के साथ, एंड स्ट्राइक अ बैरियर दे रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सरफेस, तो इस सरफेस से वो क्या कर जाएंगी, रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, जैसे यहां पर उन्होंने किया। अब इसके बाद नीचे वाला पैराग्राफ आएगा, डिफाइन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। द एंगल एट विच द वेव अप्रोच द बैरियर। अब देखें, जिस एंगल के साथ ये जो वेव है इस बैरियर के ऊपर अप्रोच कर जाएगी, पहुंच जाएगी या टकराएगी, तो उसी एंगल के साथ ये वेव जो है डाउनवर्ड रिफ्लेक्ट कर जाएगी। मिसाल के तौर पे आप कह लें कि अगर ये वाली जो वेव है, ये वाली इस बैरियर के साथ टकराई 30 डिग्री पर, तो जब ये रिफ्लेक्ट करेगी, तो जो रिफ्लेक्ट करेगी उसका एंगल जो होगा उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, तो वो भी 30 डिग्री पर ही रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, द एंगल एट विच द वेव अप्रोचेज द बैरियर, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जिस एंगल से वो रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, एंड द एंगल एट विच दे रिफ्लेक्ट, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के अंदर या रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के अंदर जिस एंगल के साथ वेव टकराती है उसी एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट करती है, इसे हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दीज टू एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और साथ में आप लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू में आएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, डेफिनेशन है येलो ब्लॉक के अंदर। हम लोगों ने पढ़ लिया रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स क्या होती हैं। रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स, बाउंस बैक कर जाना उसी सेम मीडियम के अंदर आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, किसी और मीडियम के सरफेस के साथ टकराने के बाद। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। दिस प्रॉपर्टी इज कॉमन टू ऑल टाइप ऑफ वेव्स। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये तमाम की तमाम वेव्स के अंदर अकर होती है। यहां पर हम लोगों ने वाटर वेव स्टडी की है, इंक्लूडिंग वाटर वेव्स। अगर साउंड वेव्स की बात करता हूं तो उसमें भी रिफ्लेक्शन अकर होती है, सच एज इकोस। अब इकोस किसे कहते हैं, देखें जो बैट्स होती हैं, चमगादड़ होती हैं, वो अपने मुंह से जो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, जो वेव्स प्रोड्यूस करती हैं, जब वो किसी सॉलिड मीडियम के साथ टकराती हैं तो बाउंस बैक करती हैं उनके कानों में अगेन। ठीक है, और इस तरीके से वो आइडिया लगाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना दूर है। तो बहरहाल वो वाली जो साउंड वेव्स हैं उनमें इकोस प्रोड्यूस हो रही हैं, इट्स मीन वहां भी रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा लाइट वेव्स हैं एज सीन इन मिरर। अब मिरर है अगर, और अगर आप उस पर एक लेजर लाइट किसी एंगल के थ्रू फेंकते हैं तो मिरर से जो लेजर लाइट है उसी एंगल पर आगे की तरफ रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो इस तरीके से लाइट वेव्स के अंदर भी प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलती है। अब मूव करते हैं इसके सेकंड टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स के ऊपर। पेज नंबर 40 के ऊपर
सेकंड प्रॉपर्टी वेव्स की मौजूद है, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अब रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स किसे कहते हैं? जब भी वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती हैं तो वो थोड़ा सा बेंड कर जाती हैं। इसी बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अब रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स जो है इसे हम डेली बेसिस में भी ऑब्जर्व करते हैं और होप सो आपने मल्टीपल टाइम उसे ऑब्जर्व भी किया होगा। एक पिक्चर से मैं आपको समझाता हूं, देखें। इस पिक्चर में अगर आप देखें तो एक ग्लास ऑफ वाटर है जिसमें हम लोगों ने इस तरीके से पेंसिल जो है वो डिप की है। अब यहां पे देखें तो रिफ्रैक्शन अकर हो रही है। जब भी ग्लास ऑफ वाटर के अंदर इस तरीके से पेंसिल को डिप किया जाएगा तो आप देखें इस तरीके से नजर आ रहा है कि जैसे जो पेंसिल है वो बेंड कर गई है, माइनर सी बेंड कर गई है। इसी बेंडिंग को रिफ्रैक्शन कहते हैं। जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे पढ़ी थी आप लोगों के लिए कि रिफ्रैक्शन से मुराद ये होता है कि जब भी कोई एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है। अब देखें तो ये जो पेंसिल है ये हवा से एंटर हुई किसमें? वाटर में। तो हवा एक मीडियम है और वाटर एक मीडियम है। तो जब हवा से वो वाटर में एंटर हुई, इट्स मीन कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर होगी तो वो थोड़ा सा बेंड कर जाएगी। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं या इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अब देखें यहाँ पे फिगर 12.12 से इस टॉपिक को समझते हैं। तो इसमें देखें ये मीडियम है वाटर, ये ओवरऑल वाटर ही है, लेकिन वाटर के यहाँ पे दो रीजन्स क्रिएट हुए हैं। एक रीजन ये वाला है जो कि गाढ़ा ब्लू कलर का है और ये वाला जो रीजन है ये डीप वाटर है, गहरा पानी है यहाँ पे। और ये वाला जो पानी है ये है शैलो वाटर, यहाँ पर पानी की गहराई ज़्यादा नहीं है। तो बच्चों ये जो डीप वाटर है ये एक सेपरेट मीडियम कंसिडर किया जाता है और जो एक शैलो वाटर है ये एक सेपरेट मीडियम कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। अब देखें कि वेव जो हैं ये किस तरीके से डीप वाटर से एंटर हो रही हैं शैलो वाटर के अंदर। अब जो वेव्स हैं इस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं और अगर 2D फॉर्म में उसे एक्सप्रेस किया जाए तो पैरेलल लाइंस के थ्रू हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये जो पैरेलल लाइंस हैं जो हमें नज़र आ रही हैं ये आप क्रस्ट कंसिडर करें और जो एम्प्टी स्पेसिस हैं इनमें वो आप ट्रफ कह लें। जब वेव किसी भी डीप मीडियम से या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होगी तो वो बेंड कर जाएगी। आप देखें यहाँ पे जब वेव इस तरीके से आगे मूव की तो जब कुछ एंगल के ऊपर देखें यहाँ पे कुछ एंगल क्रिएट हुआ है इसके अंदर। तो यहाँ पे आप गौर करें कि ये जब एंटर होगी तो यहाँ से ये देखें बेंड हो रही है, ये बेंड कर गई। फिर यहाँ से जब ये वेव एंटर हुई तो फिर ये बेंड कर गई। फिर यहाँ से ये वाली वेव जब एंटर हुई तो ये बेंड कर गई। तो इस तरीके से ये बेंड होती जा रही हैं। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आप नोट करें, हाउ रिफ्रैक्शन अकर्स। आंसर देंगे रिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन वेव पासिस फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम चेंज डायरेक्शन। वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं ड्यू टू द चेंज इन स्पीड। अब जब डीप वाटर के अंदर कोई भी वेव्स होती हैं ना तो उनकी स्पीड ज़्यादा होती है और जब वो शैलो वाटर में आती हैं तो उनकी जो स्पीड है वो भी कम हो जाती है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ या डायरेक्शन उसकी चेंज क्यों होती है कि उसकी वजह ये है कि उसकी जो स्पीड है वो भी चेंज हो जाती है। अब इससे आगे पैराग्राफ रीड आउट करते हैं। एज द वाटर वेव्स क्रॉस इनटू दिस शैलो रीजन, जब वाटर वेव्स क्रॉस करती हैं इस शैलो रीजन में तो ये स्लो डाउन कर जाती हैं और बेंड कर जाती हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स का जो प्रोसेस है, ये जो प्रॉपर्टी है उसे ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है, उसकी वजाहत कर रही है। ऑल्दो द स्पीड एंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स चेंजिंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब देखें इसकी स्पीड तो चेंज हो रही है, वेवलेंथ भी चेंज हो रही है। वो किस तरीके से? देखें वेवलेंथ होता है किसी भी दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ का फासला। तो इसमें देखें इस वेव और इसका जो फासला है आपस में, इसे हम वेवलेंथ कहेंगे। तो डीप वाटर के अंदर फासला ज़्यादा है, जब ये बेंड कर गई हैं तो अब इनका अगर आप फासला गौर करें तो फासला कम हो गया है। इट्स मीन कि उसकी जो वेवलेंथ है वो भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे कह रहा है ऑल्दो द स्पीड और वेवलेंथ जो है वेव की
वो चेंज हो गई है इस प्रोसेस के अंदर, लेकिन उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी से मुराद ये होता है कि कितनी नंबर ऑफ वेव्स एंटर हो रही हैं उसमें या लीव कर रही हैं। तो जितनी एंटर हो रही हैं उतनी ही लीव कर रही हैं, तो फ्रीक्वेंसी रिमेन द सेम। इससे आगे रीड आउट करते हैं, दिस बेंडिंग अकर्स बिकॉज वेव्स ट्रेवल फास्टर इन डीपर वाटर एंड स्लोवर इन शैलो वाटर। अब ये बेंडिंग क्यों अकर हो रही है? स्पीड की वजह से। जो वेव्स हैं डीप वाटर में वो ज़्यादा फास्टर ट्रैवल करती हैं, और अगर शैलो वाटर की बात करें तो उसमें वो स्लोवर डाउन होती हैं, क्रिएटिंग अ नोटिसेबल चेंज इन डायरेक्शन। इसी वजह से हमें जो डायरेक्शन चेंज होती हुई नजर आती है। दिस चेंज इन वाटर बिहेवियर इज आल्सो इलिस्ट्रेटेड इन फिगर 12.12। अब ये जो चेंज है फिगर 12.12 के अंदर हम लोगों ने डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया, वेयर वेव फ्रंट्स आर शोन बेंडिंग एज दे पास फ्रॉम डीप वाटर इनटू द शैलो वाटर। देखें ये सारे वेव फ्रंट्स ही है ना, यहां से देखें ये बेंड हो रहा है, यहां से देखें ये बेंड हो रहा है, तो यहां से देखें ये बेंड हो रहा है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, विद अ शॉर्टर वेवलेंथ इनटू द शैलो रीजन। अब वेवलेंथ जो है इनकी वो शॉर्ट हो गई है जब वो शैलो रीजन में पहुंचे हैं। द बेंडिंग क्लियरली शोज हाउ द डायरेक्शन, किस तरीके से इनकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रही है, और जो वेव्स के दरमियान जो स्पेस है वो भी इफेक्ट हो रही है डीप वाटर से शैलो वाटर में जाने की वजह से, या हम कह सकते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की वजह से। इससे आगे इसकी डेफिनेशन है, क्वेश्चन नोट कर लें, डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। पढ़ चुके हैं हम लोग, वैसे दोबारा रीड आउट करते हैं। व्हेन वेव पासिस फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर एट एन एंगल, जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है एक एंगल के साथ, इट्स वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ और जो स्पीड है उसकी जो स्पीड है वो चेंज कर जाती है, कॉजिंग द वेव टू चेंज द डायरेक्शन। और यही रीजन बनती है कि वेव की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। पेज नंबर 40 के ऊपर लास्ट प्रॉपर्टी वेव्स की मौजूद है, नेम है इसका डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। डाइफ्रैक्शन इज द बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स एज दे पास थ्रू अ नैरो स्लिट और मूव अराउंड एन ऑब्स्टेकल। बेसिकली डाइफ्रैक्शन किसे कहते हैं कि जब वेव्स किसी नैरो स्लिट में से पास करें या किसी ऑब्स्टेकल के अराउंड मूव करती हैं तो वेव्स बेंड भी करती हैं और साथ ही साथ वेव्स स्प्रेड भी करती हैं, फैलती भी हैं। इसकी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको इस पिक्चर के थ्रू होगी। देखें इसमें वेव्स इस तरीके से आ रही हैं, जब ऑब्स्टेकल के साथ टकराई तो मूव कर गई, अब मूव जब की तो ये बेंड भी कर चुकी हैं और साथ ही साथ ये स्प्रेड भी कर रही हैं, फैल भी रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, और मूव अराउंड एन ऑब्स्टेकल। अब साथ ही साथ उसने ये कहा कि डायफ्रैक्शन अकर वहां भी होती है जब ये पास करे किसी नैरो स्लिट में से। अब नैरो स्लिट, ये पिक्चर यहाँ पे दी गई है लेकिन ये ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो मैंने इसे नेट से डाउनलोड कर लिया है। इस पिक्चर में अगर आप लोग देखें तो ये नैरो स्लिट्स, ठीक है, इनके दरमियान गैप है। अब जब वेव्स इनमें से पास करती हैं तो देखें यहाँ भी वेव्स जो हैं वो बेंड भी कर रही हैं और साथ साथ वो फैल भी रही हैं। ठीक है, अब इससे आगे रीड आउट करते हैं। दिस बिहेवियर कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड इन वाटर वेव्स। वाटर वेव्स के अंदर हम इस बिहेवियर को इजीली देख सकते हैं। व्हेन दे एनकाउंटर ओपनिंग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। अब देखें तो स्लिट का साइज जो है वो अगर डिफरेंट होता जाएगा तो जो डायफ्रैक्शन है उसके डिफरेंट पैटर्न्स हमें देखने को मिलेंगे। अब उसे रीड आउट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन द साइज ऑफ स्लिट इज वाइडर देन द वेवलेंथ। अगर स्लिट का जो साइज है वो वेवलेंथ से ज़्यादा हो जाए तो वेव्स मोस्टली पास करती हैं स्ट्रेट थ्रू विद ओनली स्लाइड बेंडिंग एट द एजेस। मोस्टली स्ट्रेट पास करेंगी, और अगर वो बेंड भी होंगी तो वो कहाँ से बेंड होंगी? एजेस से वो बेंड हो जाएंगी, स्लाइडली एज हो जाएंगी। अब इसका कॉन्सेप्ट आप इस पिक्चर में देखें। यहाँ पे जो फर्स्ट वाली पिक्चर है इसमें जो गैप देख रहे हैं अगर आप, जो स्लिट का जो गैप है ये स्लिट का गैप ज़्यादा है, और ये जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ किसे कहते हैं? दो जो वेव्स हैं उनके दरमियान का गैप। इन दोनों का गैप अगर देखें तो वो कम है, स्लिट का गैप ज़्यादा है, तो वेव्स देखें ऑलमोस्ट स्ट्रेट पास आउट कर रही हैं, या अगर वो बेंड भी कर रही हैं
कॉर्नर्स से हल्का सा वो मुड़ रही हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट इसी चीज को हाईलाइट कर रहा है। अब मूव करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की तरफ। पेज नंबर 41 के ऊपर सेकंड पॉइंट मौजूद है, इफ द स्लिट साइज इज नियरली इक्वल टू द वेवलेंथ। अगर जो स्लिट का साइज है वो ऑलमोस्ट वेवलेंथ के इक्वल हो जाए तो वेव्स स्प्रेड करेंगी ज्यादा और अपीयर ऐसे लगेंगी कि वो ज्यादा सर्कुलर शेप बना रही हैं। आप चेक करते हैं इस पिक्चर के थ्रू। इस पिक्चर में देखें तो जो अब स्लिट के दरमियान का जो गैप है वो वाला गैप और जो वेवलेंथ है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्वल आ चुकी हैं। अब इसमें देखें तो ज्यादा सर्कुलर पैटर्न शो हो रहा है बियॉन्ड द स्लिट। ठीक है, ये इसका सेकंड पॉइंट है। अब थर्ड और लास्ट पॉइंट इसका क्या है, अगर स्लिट का साइज छोटा हो जाए और वेवलेंथ बड़ी हो जाए तो वेव्स शो करेगी मैक्सिमम डायफ्रैक्शन और यहां पर हमें सर्कुलर पैटर्न्स शो होंगे। देखते हैं लास्ट पिक्चर में। इसमें देखें तो स्लिट का जो गैप है या जो स्लिट का साइज है वो स्मॉल हो गया है और वेवलेंथ लार्ज है। इस केस में अगर आप देखें तो ज्यादा सर्कुलर पैटर्न शो हो रहा है। तो ये तीन केसेस थे डायफ्रैक्शन के, जब स्लिट का साइज कम है या ज्यादा है या उसके इक्वल है। इससे आगे पढ़ते हैं। दिस शोज दैट अमाउंट ऑफ डायफ्रैक्शन इंक्रीजेस व्हेन द साइज ऑफ स्लिट इज क्लोजर टू और स्मॉलर देन द वेवलेंथ। अब देखें जिस तरीके से स्लिट का साइज कम होता जाता है तो ज्यादा सर्कुलर पैटर्न हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे आप क्वेश्चन नोट करें। डिफाइन डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। आंसर, द स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स, वेव्स का फैलना, व्हेन दे पास थ्रू अ स्लिट, जब वो स्लिट से पास करें और मूव अराउंड एन ऑब्स्टेकल या ऑब्स्टेकल के अराउंड मूव करें तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डाईफ्रैक्शन। इसके आगे अ कॉमन एग्जांपल इज हाउ वी कैन स्टिल हियर समवन स्पीकिंग व्हेन ही इज बिहाइंड अ वॉल। अब देखिए कोई शख्स अगर दीवार के पीछे बात कर रहा है तो हमें उसकी आवाज फिर भी सुनाई दे सकती है, तो ये भी डायफ्रैक्शन के थ्रू ही है। दिस हैपन्स बिकॉज साउंड वेव्स, अब देखें जो साउंड वेव्स हैं उनकी जो वेवलेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती है, वो डायफ्रैक्ट करती हैं कॉर्नर्स से या ऑब्स्टेकल से, जिसकी वजह से जो साउंड है उसे हम इजीली सुन सकते हैं, वो हमारे कानों तक पहुंच जाती है। ये था बच्चों आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने टॉपिक 12.4 कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह टॉपिक 12.5 स्टार्ट करेंगे, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।